बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक झोपड़पट्टी के अंदर सुलोचना अपने भाई प्रमोद के साथ रहती थी। सुलोचना और प्रमोद के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से 10 वर्ष की सुलोचना ने गांव के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपना और अपने भाई का पेट पाला। धीरे धीरे करके 10 साल बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता। एक दिन सुलोचना खाना बना रही होती है, तभी उसका भाई घायल अवस्था में आता है। ये देखकर सुलोचना काफी घबरा जाती है और बोलती है, अरे भैया तुम्हें क्या हो गया और इतनी सारी चोट कहाँ से लगी? कुछ दिनों पहले मैंने एक चोर को चोरी करते देखा, इसीलिए मैंने उस घर की मालकिन को उस चोर के बारे में बता दिया, जिसके बाद पुलिस चोर को पकड़ के ले गई। लेकिन पता नहीं कैसे वो चोर जेल से निकल आया और उसने मेरा पता लगा लिया। मैं रोज सेठ के यहाँ काम करने जाया करता था। उसके साथियों ने मेरे ऊपर नजर रख रखी थी, लेकिन मुझे इन सब की कोई खबर नहीं थी। मौका पाते ही उस चोर के साथियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। भाई कल से आप काम पर मत जाना, मैं सेठ के पास जाकर आपका हिसाब करवा लूंगी। कहीं आप काम करने गए तो आपकी जान न चली जाए। इससे अच्छा आप थोड़े दिनों के लिए घर में रहिए, जैसे तैसे मैं घर का खर्चा चला लूंगी। ठीक है बहन, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करूँगा। अगले दिन सुलोचना सेठ के यहाँ जाती है और अपने भाई का हिसाब करवाकर जो भी रुपए पैसे बनते हैं उनको ले आती है और उन पैसों से अपने भाई के लिए दवाइयाँ ले आती है। जैसे तैसे उन दोनों के दिन गुजर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी सुलोचना अपने भाई से बोलती है, भैया सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और घर में राशन नहीं है। अब आपको काम करना चाहिए, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो जानते ही हैं मेरी भी इतनी कमाई नहीं है कि मैं घर खर्च और बाकी के खर्चे अच्छे से चला सकूं। बहन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन प्रमोद गांव से बाहर काम की तलाश के लिए निकल जाता है। वो मार्केट जाता है तो देखता है बिरयानी की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने आप से बोलता है, अरे इतने सारे लोग बिरयानी खाते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है ये भैया बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनाते हैं। मुझे भी चक्कर देखना चाहिए कि इनका टेस्ट कैसा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे कोई काम देखना चाहिए। इतना सोचकर प्रमोद आगे बढ़ जाता है और एक कारखाने के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक दिन के काम के 100 रुपए मिलते हैं। कारखाने में वो बोरिया उठाने का काम करता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक प्रमोद कारखाने में काम करता है, लेकिन उसके दिमाग में पूरा समय बिरयानी की बात चलती रहती है। एक दिन लंच में प्रमोद बिरयानी खाता है। प्रमोद को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और वो मन ही मन अपने आप से बोलता है, सचमुच ये बिरयानी बहुत टेस्टी है। जो भी सारे लोग बिरयानी खाते रहते हैं, मुझे भी बिरयानी का ठेला लगाना चाहिए। क्या पता मेरी बिरयानी भी बिकना शुरू हो जाए और मेरी अच्छी कमाई हो। लेकिन मुझे इस बिरयानी की विधि नहीं पता है। ऐसा करता हूँ, मैं आज दीदी के लिए बिरयानी खरीद कर ले चलता हूँ। दीदी खाते ही पता कर लेंगे कि इस बिरयानी में कौन कौन सी चीजें डाली है। लेकिन एक बार इस बिरयानी वाले भैया से बात करता हूँ, बिरयानी कैसे बनेगी। ऐसा सोचकर प्रमोद बिरयानी वाले से बोलता है, भैया आप बिरयानी कैसे बनाते हो, मुझे बता सकते हो? मैं भी आपकी तरह बिरयानी बनाकर बेचना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू मेरी तरह बिरयानी बनाकर बेचना चाहता है और मेरी बराबरी करना चाहता है? चल निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं तुझे बिरयानी की विधि बताऊंगा? जाता है यहाँ से या अभी तुझे पीट कर भगाऊं? ऐसा बोलकर बिरयानी वाला प्रमोद को भगा देता है। प्रमोद उदास मन से अपने घर चला जाता है और अपनी बहन को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर सुलोचना बोलती है, भाई वो दुकान वाला भी सही है, उसे भी अपना रोजगार देखना है और अपनी रोजी रोटी चलानी है। इसीलिए किसी भी काम को अपने और नए तरीके से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए अगर हम भी आगे निकल जाते हैं तो हम भी अपना आइडिया किसी को नहीं बताएंगे। तो रही बात बिरयानी की, कल तुम मेरे लिए बिरयानी लेकर आना, मैं उसको खाने के बाद बताऊंगी कि ये बिरयानी कैसे बनेगी। ठीक है दीदी। अगले दिन प्रमोद काम पर चला जाता है। घर आते समय अपनी बहन के लिए बिरयानी लेकर आता है। सुलोचना बिरयानी खाती है और बिरयानी की खूब तारीफ करती है। धीरे धीरे करके सुलोचना को पता चल जाता है कि बिरयानी में क्या क्या चीजें डाली जाती है। अगले दिन थोड़े बहुत रुपए पैसों से प्रमोद बिरयानी बनाने के लिए सारी चीजें ले आता है। 2 से 3 बार सुलोचना अलग अलग तरीके से बिरयानी बनाती है, लेकिन उसकी बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। चौथी बार में सुलोचना बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। अगले दिन इसी विधि के साथ सुलोचना बिरयानी बनाती है। प्रमोद अपने पापा की पुरानी साइकिल निकालता है और उसे अच्छे से साफ करके उसी पर बिरयानी बेचने की शुरुआत करता है। वो गलियों गलियों में बिरयानी जाकर बेचता है। शुरुआत में तो उसकी बिरयानी कोई नहीं लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। प्रमोद को देख कुछ मजदूर उसके पास आते हैं और बोलते हैं,
बेटा 1 प्लेट बिरयानी देना। जी अभी देता हूँ। प्रमोद सभी मजदूरों को 1-1 प्लेट बिरयानी दे देता है। सभी मजदूर बड़े ही चाव से बिरयानी को खाते हैं। उन लोगों को बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तभी उनमें से एक मजदूर बोलता है, बेटा बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनी है। हाँ बेटा, ऐसे बिरयानी तो मैंने पहली बार खाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम रोज यहाँ आया करो, हम लोग रोज यहाँ पर काम करते हैं। तुम यहाँ पर आओगे तो रोज तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए रोज यहाँ पर आ जाऊँगा। ऐसा बोलकर प्रमोद मजदूरों से पैसे लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। पहले दिन में ही प्रमोद की सारी बिरयानी बिक जाती है। जब वो घर आता है तो अपनी बहन को सारी बात बताता है। तभी सुलोचना बोलती है, सचमुच मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता नहीं था कि एक दिन में सारी बिरयानी बिक जाएगी। चलो कल से मैं और भी ज्यादा बिरयानी बनाऊंगी। वैसे कितनी कमाई हो गई आज की? दीदी आज तो पूरी 500 रुपए की बिरयानी बिकी है। अरे वाह, 100 की लागत में हमें पूरे 4 गुना प्रॉफिट हुआ है। हमें अपने बिरयानी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी तरक्की हो सकती है। और फिर ये सदाबहार काम है, इंसान हमेशा खाने पीने की चीज तो खाता ही है। अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर सुलोचना बिरयानी बनाने में लग जाती है और प्रमोद उसे बेचने के लिए चला जाया करता। सुलोचना भी साफ सफाई का काम करना नहीं छोड़ती। वो सुबह बिरयानी बनाती और घर के सारे काम खत्म करके साफ सफाई का काम करने चली जाया करती। धीरे धीरे करके बिरयानी के काम में बहुत फायदा होने लगता है, जिसके बाद प्रमोद बाजार में अपनी बिरयानी की दुकान खोल लेता है। प्रमोद की बिरयानी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि सभी लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। प्रमोद अपने साथ काम पर 2-3 लोगों को भी रख लेता है। ऐसे करके प्रमोद अमीर हो जाता है और वो अपने 3-4 और भी बिरयानी की दुकान खोल देता है। और फिर प्रमोद अपना एक अच्छा घर बनवा लेता है। फिर वो अपनी बहन की धूमधाम के साथ शादी करवा देता है। इसी तरह प्रमोद अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताता है। मंगोलपुर नामक गांव में प्रियंका और नीलम नाम की 2 बहनें रहा करती थी। नीलम अभी 8 वर्ष की थी और प्रियंका 20 वर्ष की थी। 25 दिनों पहले ही नीलम और प्रियंका के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से वो दोनों बहनें अकेली ही रहा करती थी। घर में जो कुछ भी राशन होता था उससे ही प्रियंका अपनी बहन नीलम का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन अचानक नीलम और प्रियंका की बुआ अमरावती उनके घर आती है और उनसे बोलती है, जिस घर में तुम दोनों बहनें आराम से रह रही हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिता ने ये घर मेरे नाम कर दिया था। इसलिए तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और कहीं और जाकर मरो, लेकिन मुझे मेरा घर खाली चाहिए। अगर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगी। बुआ जी, आपको तो पता ही है, हमारे माता पिता को गए हुए सिर्फ 25 दिन हुए हैं। अगर आप हमें हमारे घर से निकाल देंगी तो हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगे? हमारा तो इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तुम दोनों का ठेका ले रखा है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तुम्हारा ये घर खाली चाहिए, क्योंकि अब ये घर मेरा है। मुझे मतलब नहीं है कि तुम दोनों बहनें कहाँ जाती हो। इस तरह जानकी अपने भाई की दोनों बेटियों नीलम और प्रियंका को घर से बाहर निकाल देती है। उसे उनके ऊपर जरा सी दया नहीं आती। प्रियंका अपनी छोटी बहन नीलम को लेकर इधर उधर दर दर भटकती है। तभी जंगल में इधर उधर भटकते भटकते उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़पट्टी दिखाई देती है। प्रियंका उस टूटी फूटी झोपड़पट्टी को जंगल से कुछ लकड़ी लाकर सही कर देती है। नीलम, अब हम इस झोपड़पट्टी के अंदर रह सकते हैं। हमें रहने के लिए अपने सर पर छत मिल गई है, लेकिन अब हमें जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कुछ न कुछ काम करना होगा, जिनसे मुझे पैसे मिल सके। इसीलिए मैं गांव में जाकर कुछ काम ढूंढ लूंगी। इसके बाद मैं तुम्हारा और अपना पालन पोषण करूंगी। लेकिन मेरी प्यारी बहन, तुम झोपड़पट्टी से बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं। कहीं वो तुम्हें अपना शिकार न समझ बैठे। इसीलिए तुम घर के अंदर रहना, जब तक मैं वापस लौटकर घर न आऊँ। ठीक है दीदी, जब तक आप नहीं आएंगी तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। दीदी, आप शाम को आएंगी ना तो मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। हाँ मेरी प्यारी बहन, मुझे सब पता है। मैं इसीलिए काम करने जा रही हूँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ला सकूँ। ऐसा कहकर प्रियंका नीलम को झोपड़पट्टी में बंद कर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर भटकने के बाद प्रियंका को चंदा नाम की औरत के यहाँ हलवाई की दुकान पर बर्तन धोने और झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है। प्रियंका हलवाई की दुकान पर झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करने लगती है। उसे उनसे जो कुछ भी पैसे मिलते वो अपनी बहन और अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर चली जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब नीलम घर पर अकेली होती है तो कुछ जंगली जानवरों की आवाज सुनकर वो बहुत डर जाती है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा सहम जाती है। इसीलिए अगले दिन प्रियंका अपनी बहन नीलम को अपने साथ हलवाई की दुकान पर लेकर चली जाती है। तभी रास्ते में जाते समय प्रियंका अपनी बहन नीलम से बोलती है,
नीलम, मैं तुम्हें अपने साथ हलवाई की दुकान पर तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर तुम्हें जरा भी शरारत नहीं करनी है। आराम से एक जगह चुपचाप से बैठ जाना, ठीक है ना? ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ऐसा कहकर प्रियंका अपनी बहन नीलम को अपने साथ काम पर ले जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दुकान की मालकिन अमरावती आती है तो नीलम को देखकर बोलती है, अरे कैसे भिखारी लोगों को तुमने दुकान के अंदर रख रखा है? ओए लड़की, चल निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान में अंदर आने की? और तुम लोग दुकान पर काम कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है भिखारन अंदर आकर बैठी है? अमरावती की ऐसी बातें सुनकर अंदर से प्रियंका आती है और बोलती है, मालकिन ये मेरी बहन है, इसे घर पर अकेले डर लगता है, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर इसे आई हूँ। यहाँ कोई धर्मशाला है क्या जो तू इसे यहाँ ले आई? तुझे पता है ना मेरी चलती फिरती दुकान है। अगर कोई इसे यहाँ बैठा हुआ देखेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। जल्दी से बाहर निकाल, समझ आए तुझे? मालकिन थोड़ी देर की बात है, मैं इसे अंदर बैठा लेती हूँ, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। अच्छा, अंदर इसने कोई चोरी कर ली तो इसका भुगतान कौन करेगा? और वैसे भी यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुला है, इसीलिए तू चुपचाप इसे यहाँ से बाहर निकाल। अमरावती प्रियंका की एक नहीं सुनती है, जिसके बाद प्रियंका अपनी बहन को दुकान से बाहर निकालकर एक फुटपाथ पर बैठा देती है। नीलम मेरी प्यारी बहन, मैं जब तक काम खत्म करके आती हूँ तुम यहाँ बैठना और कहीं मत जाना। ये अमीर लोग बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं, इनके सीने में बिल्कुल दिल नहीं होता और न ही ये किसी की मजबूरी को समझते हैं। और वैसे भी जब हमारी बुआ ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुम यहाँ बैठी रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर प्रियंका झाड़ू पोछा करने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर नीलम तेज धूप में सड़क के किनारे बैठी रहती है। तभी दुकान की मालकिन खाने के लिए जोमेटो से केक ऑर्डर करती है। डिलीवरी बॉय केक लेकर आ रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है और उसका पूरा केक खराब हो जाता है। तभी वो डिलीवरी बॉय जानबूझकर नीलम के ऊपर नाम लगाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डिलीवरी बॉय को चिल्लाने की आवाज सुनकर मालकिन अमरावती और प्रियंका बाहर आ जाते हैं। मैडम, ये लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई, जिस कारण मैं गिर गया और इसकी वजह से आपका केक खराब हो गया। अब आपका नुकसान मैं नहीं, ये लड़की भरेगी, मैं जाता हूँ। ऐसा कह के वो डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। अमरावती को नीलम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अमरावती नीलम को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और बिना रुके उसे थप्पड़ मारती रहती है। प्रियंका मालकिन अमरावती को रोकती है, लेकिन अमरावती बिल्कुल भी नहीं रुकती और नीलम की पिटाई करती है। जब मार मार कर अमरावती का पेट भर जाता है तो अमरावती प्रियंका से कहती है, मैंने इस लड़की को अपने दुकान से निकाल दिया था, इसीलिए इसने जानबूझकर डिलीवरी बॉय को गिरा दिया ताकि मैं केक न खा पाऊँ। मुझे कितनी तेज भूख लगी है, मैं कल से भूखी हूँ। मैंने अपने लिए केक ऑर्डर किया और इसकी वजह से वो खराब हो गया, इसीलिए मैं तुम दोनों बहनों को माफ नहीं करूँगी, बल्कि तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। मालकिन, मैं जानती हूँ मेरी बहन ऐसी गलती नहीं कर सकती है। आपने मेरी बहन को इतना पीटा, मैंने कुछ नहीं बोला। आप हमें पुलिस के हवाले मत करिए। आपका जो कुछ नुकसान हुआ है मैं उसके पूरे पैसे दूंगी, लेकिन आप भगवान के लिए हमें पुलिस के हवाले मत करिए। ठीक है, मैं तुम दोनों मनहूस लड़कियों को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें 8 बजे तक मेरा नुकसान भरना है। जैसा मेरा केक था, मुझे सेम टू सेम वैसा केक चाहिए और साथ में पूरे 50,000 भी। मंजूर है तो बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है मैडम, आपको 8 बजे तक आपका केक मिल जाएगा जैसा आपका था। ऐसा कहकर प्रियंका नीलम को लेकर घर आ जाती है और वहाँ आकर अपनी बहन की शिकायत करती है। तभी नीलम कहती है, दीदी मैं आपकी अच्छी बहन नहीं हूँ, अगर मैं घर पर रहती तो आपके ऊपर ऐसी मुसीबत नहीं आती। 8 बजने में सिर्फ 2 घंटे हैं, अब आप सेम टू सेम केक कहाँ से ला कर देंगी? और साथ में उन्होंने 50,000 रुपए भी मांगे हैं। अगर हमने केक और 50,000 नहीं दिए तो हमें जेल में डाल देगी। नीलम, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम आराम करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। ऐसा कहकर प्रियंका नीलम को दिलासा देती है, लेकिन अंदर से प्रियंका बहुत परेशान होती है कि वो 2 घंटे के अंदर केक कहाँ से लेकर आई। तभी प्रियंका को एक आवाज आती है। वो आवाज पास वाली नदी से आ रही होती है। आवाज सुनकर प्रियंका उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। तभी वो नदी बोलती है, प्रियंका, तुम पिछले 2 महीनों से झोपड़पट्टी में रह रही हो, कभी तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ कि तुम इतनी मेहनत से अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए सुबह सुबह काम पर जाती हो। मैं कितने समय से तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैंने आवाज लगाना शुरू कर दिया। हे जादुई नदी, आपने सही पहचाना, मैं सचमुच एक परेशानी में हूँ। ऐसा बोलकर प्रियंका सारी बात जादुई नदी को बताती है, जिसके बाद नदी बोलती है, प्रियंका, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई नदी हूँ। मेरी नदी में हाथ डालकर तुम जो कुछ मांगना चाहो उसके बारे में सोचना। जैसे तुम अपना हाथ बाहर निकालोगी तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मेरे पास आ सकती हो। जादुई नदी की बातें सुनकर प्रियंका खुश होती है और जैसे ही जादुई नदी में हाथ डालती है और मन में केक के बारे में सोचती है,
तभी हाथ बाहर निकालते ही उसके हाथों में केक आ जाता है। ऐसे ही प्रियंका 50,000 भी मांग लेती है। प्रियंका 50,000 रूपए और केक लेकर अमरावती के पास जाती है और 8 बजे से पहले वो अमरावती को केक और पैसे देकर आ जाती है। तभी प्रियंका अपनी बहन नीलम को जादुई नदी के बारे में बताती है। तभी नीलम कहती है, दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान ने हमारी मदद की और हमें जादुई नदी मिल गई। अब हम जादुई नदी की मदद से केक पॉइंट खोलेंगे जिसमें हम बहुत सारे केक बेचेंगे। दोनों बहनें खुश होती है और गांव में एक केक पॉइंट खोलती है। वो दोनों जादुई नदी की मदद से बहुत सारे केक लेकर आया करती थी और उन्हें बेचा करती थी। जो लोग गरीब होते थे वो दोनों बहनें उनसे पैसे नहीं लिया करती। वो दोनों बहनें पिज्जा बेचकर अमीर हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों बहनें गरीबों में खाना बांटती है। तभी प्रियंका की नजर लाइन में लगी अपनी बुआ पर जाती है। प्रियंका अपनी बुआ के पास जाती है और अपनी बुआ से बोलती है, बुआ आपके पास तो बहुत बड़ा घर था और आपने हमसे हमारा घर छीन लिया था, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपको लाइन लगकर खाना लेना पड़ रहा है। प्रियंका की बातें सुनकर उसकी बुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है और कहती है, प्रियंका मुझे तुम अनाथ बच्चों की हाय लग गई। तुम दोनों के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे घर पर कब्जा करने की सोची। इसलिए तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फूफा की तबीयत खराब हो गई, जिसमें मेरा घर और तुम्हारा घर दोनों मैंने गिरवी रख दिया। लेकिन ना तो तुम्हारे फूफा बचे और ना ही घर, जिसके बाद मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। बुआ आपको अपनी केक का पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है और हमने आपको माफ कर दिया। आज के बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर पर रहिए। ऐसा कहकर प्रियंका अपना बड़ा दिल करके अपनी बुआ को माफ करती है और उन्हें अपने साथ अपने घर में रहने की जगह दे देती है और इस तरह वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।